नमस्कार सभी को। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय मंजीत सर। हम पिछली क्लास के बारे में एक बार पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आगे जो टॉपिक हम करेंगे उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा आज हम टॉपिक करेंगे आगे। तो पहले एक बार क्या करते हैं, जो कल हमने पढ़ा था, यानी कल किसके बारे में पढ़ा था, राष्ट्रपति के बारे में हम पढ़ रहे हैं। यानी कि संघ की कार्यपालिका चली हुई है हमारे, उसमें से भी क्या है, राष्ट्रपति को हम पढ़ रहे हैं। तो राष्ट्रपति की हम शक्तियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, भी राष्ट्रपति कैसी कैसी शक्तियां प्राप्त है। तो कल हम देखें तो आर्टिकल आर्टिकल 123 आर्टिकल 123 के बारे में हमने पढ़ा। आर्टिकल 123 जो किसके बारे में बताता था, राष्ट्रपति का क्या है, अध्यादेश। अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस कैसे आता है, इसके बारे में हमने जान लिया था। ये कैसा कानून है, अस्थायी कानून। अगर इसको क्या बनाना है, परमानेंट कानून बनाना है, तो कैसे पास करना होगा इसको, इसकी अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है, 6 महीने। यानी कि अगर बात करें तो इसकी अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है, 6 माह प्लस 6 सप्ताह। इसके बारे में जान लिया था हमने। 6 महीने की क्या कंडीशन है, 6 सप्ताह की क्या कंडीशन है, कब ये शुरू होती है, ठीक है। तो कब ये लाया जाता है, क्यों ये लाया जाता है, क्या इसका पुनर्वलोकन हो सकता है, क्या ये संविधान के संशोधन से संबंधित इसको लाया जा सकता है, इन सब के बारे में हमने क्या कर लिया था, कल पढ़ लिया था। और एक आर्टिकल हमने पढ़ा था, आर्टिकल 143, यानी कि ये क्या कहता है, राष्ट्रपति की कैसी शक्ति है, ये परामर्श की, परामर्श संबंधी शक्ति है। जो किससे अपना परामर्श ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट से क्या ले सकता है, अपना परामर्श ले सकता है किसी भी मामले, सार्वजनिक मामलों पर। जब ये लग जाता है कि राष्ट्रपति को ऐसा मामला है जो क्या कर रहा है, मैं इसको अच्छे से नहीं समझ पा रहा हूँ, तो किससे परामर्श ले सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट से। 2 क्लोज थी इसमें, ये मामला होगा 143 एक में क्या था, सार्वजनिक सार्वजनिक मामलों में क्या ले सकता है, सलाह ले सकता है। और 143 दो में, इसमें तो कि देखो क्या था, जो 143 एक की जो क्लोज है, परामर्श लेगा तो सुप्रीम कोर्ट की इच्छा के ऊपर निर्भर है, वो परामर्श देगा या नहीं देगा। और वही अगर राष्ट्रपति इसको मानेगा या नहीं मानेगा, इच्छा के ऊपर निर्भर है। लेकिन इसमें क्या होगा, जब इस यहाँ परामर्श मानना चाहेगा 143 की क्लोज 2 में, सुप्रीम कोर्ट क्या बन जाता है, बाध्यकारी। यानी सुप्रीम कोर्ट को क्या देना पड़ता है, अपना परामर्श जरूर ही देना पड़ेगा, बाध्यकारी हो जाता है वो। लेकिन राष्ट्रपति है, सरकार है, क्या उस परामर्श को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। राष्ट्रपति क्या नहीं है, बाध्यकारी नहीं है, बाध्यकारी नहीं। राष्ट्रपति नहीं होगा, कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा। तो यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। तो जिसने पिछली क्लास नहीं देखी तो पहले एक बार पिछली क्लास देख लेना। तो आज हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति की और जो शक्तियां हैं, यानी कि 2 भागों में अगर हम बांटे तो शक्तियां, जैसे एक है शांतिकालीन शक्तियां और एक होती है संकटकालीन शक्तियां। तो हम पहले देखते हैं राष्ट्रपति की शांतिकालीन शक्तियां। शांतिकालीन शांतिकालीन शक्तियां, कई बार क्वेश्चन कैसे आता है, आसान सा क्वेश्चन आ जाता है। कई बार हम क्या देखते हैं, बेसिक बातों को भूल जाते हैं। हम देखते हैं भी डीप पढ़ लेते हैं, डीपली पढ़ लेते हैं, लेकिन क्या हो जाता है, हम बेसिक बातें छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना, हम क्या करेंगे, बेस से उठाकर डीप तक सारी चीजों को पढ़ेंगे, एक एक से ध्यान से पढ़ेंगे इन चीजों को। तो शांतिकालीन शक्तियां, एक आपने देखा होगा संकटकालीन शक्तियां। संकटकालीन संकटकालीन शक्तियां किसकी, राष्ट्रपति की। तो ये इमरजेंसी, ये होती क्या, शांतिकालीन, ये जब देश में क्या है, किसी भी प्रकार की कोई इमरजेंसी नहीं लगी हो, कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं आई हुई है भी जिससे क्या हो, एक देश को क्या हो रहा हो, खतरा हो रहा हो ज्यादा। तो अगर खतरा आ जाता है तो क्या लग जाता है, इमरजेंसी लग जाती है, यानी संकटकालीन। तो आप देखते हो आर्टिकल 356, 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360, जिसमें किसके बारे में बताता है, संकटकालीन शक्तियों के बारे में। और शांतिकालीन यानी कि जब क्या, जैसे अब क्या है, अब मामला जो हमारे इंडिया में क्या है, शांतिपूर्ण तरीके से ना तो युद्ध हो रहा है,
ना बाहरी आक्रमण है किसी प्रकार का, ना सशस्त्र विद्रोह है। तो शांतिकालीन क्या बना हुआ है, परिस्थितियां बनी हुई है, तो उसमें राष्ट्रपति को क्या शक्तियां प्राप्त है, आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में। शांतिकालीन शक्तियां कौन कौन सी है, और कल जो हम टॉपिक पढ़ेंगे कौन सा पढ़ेंगे, संकटकालीन शक्तियों के बारे में। तो जो शांतिकालीन है इसमें हम बांट लेते हैं कि कार्यकारी शक्ति क्या है। राष्ट्रपति को कई प्रकार की क्या मिली हुई है, शक्तियां मिली हुई है, यानी कार्यकारी शक्ति यहाँ क्या है, वो कौन कौन सी है। क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन ये पूछ ले जाएगा राष्ट्रपति कार्यकारी शक्तियां कौन सी है, तो इसमें लिख देगा एक 3 लिख देगा कार्यकारी शक्ति, एक लिख देगा कोई न्यायिक शक्ति लिख देगा या सैन्य शक्ति लिख देगा। तो उसमें से आपने देखना कि कार्यकारी शक्ति कौन सी है, विधायी शक्ति कौन सी है, न्यायिक शक्ति कौन सी है। एक कौन सी होती है, विधायी शक्ति, क्योंकि आपने देखा होगा राष्ट्रपति क्या है, कार्यपालिका का तो प्रमुख है ही, यानी कि नाम मात्र का है शायद, और साथ में किसका है, जो हमारी संसद है उसका भी क्या है पार्ट है, यानी कि संसद। विधायी यानी कि कानूनी शक्ति भी इसको बोल सकते हो आप, वैधानिक शक्ति भी आप बोल सकते हो। और कौन सी शक्ति, वित्तीय शक्ति, वित्तीय शक्तियां वो कौन कौन सी प्राप्त है। और कौन सी, न्यायिक शक्ति, क्या राष्ट्रपति कभी न्याय भी करता है, न्यायिक शक्तियां क्या है। और कौन सी, सैन्य शक्ति, क्या राष्ट्रपति को सैन्य शक्ति मिली हुई है, उसके बारे में। और कौन सी, कूटनीतिक शक्ति, कूटनीतिक या कूटनीति से संबंधित या फॉरेन पॉलिसी से संबंधित भी क्या राष्ट्रपति के पास कोई पावर है या नहीं है, उसके बारे में। तो ये पावर क्या है, शांतिकालीन क्या है, ये शक्तियां हैं, इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। कार्यकारी शक्तियां जो मिली हुई है वो कौन सी है और वो काम कैसे करता है। हम 2 बातें पढ़ेंगे, शक्तियां कौन सी है और वो काम कैसे करता है व्यवहार में, उसके बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी शक्तियां, कार्यकारी शक्तियां। अब जिसने अभी तक जो भी लेक्चर हुए हैं, जितनी भी क्लास हुई है, अगर पिछली क्लास जिसने अच्छे से देखी होगी, अच्छे से सुना होगा, अच्छे से समझा होगा, तो अब उनके सारी चीजें क्या होती मिलेगी, क्लियर मिलेगी, यानी कि उसको अब सारी समझ जितनी बन गई होगी, शक्तियां कहाँ कैसे प्रयोग की जाती है, ये कौन कौन सी शक्तियां हैं। तो सारी बातों को जिसने अच्छे से पहले समझ लिया तो उसको और भी आसानी से क्या आ जाएगी समझ। देखो एक बात मैं कहता हूँ, पॉलिटिकल साइंस क्या है, रिपीट बहुत है, यानी कि एक बात को आप राष्ट्रपति को यहाँ पढ़ रहे हो तो राष्ट्रपति को यहाँ पढ़ रहे हो, तो ये ऐसा नहीं है भी हम यही पढ़ेंगे, आगे जितनी भी चीजें आएंगी राष्ट्रपति से संबंधित जो भी वादा, फिर हम देखेंगे उनके आर्टिकल को, यानी कि तुलना करके देखेंगे। तो कोई भी चीज है उसको क्या करें, हम तुलना करके देखेंगे, यानी भी एक ही बार एक चीज को हम एक ही बार पढ़ेंगे, बार बार चीजों को पढ़ेंगे, और जो बार बार चीजों को पढ़ेगा तो उसके क्या होगा, आसानी से चीजें याद हो जाएंगी, आसानी से चीजें समझ में आ जाएगी। एक बार में पढ़ने से किसी की चीजें समझ में नहीं आएगी। अब जैसे ये लेक्चर है, जितने भी 10-12 लेक्चर हम लेंगे राष्ट्रपति के ऊपर, ये 5 मिनट में आप सारा याद मिलेगा आपके, अगर आपने क्या कर लिया इन 10-12 लेक्चरों को अच्छे से देख लिया है तो सबसे पहले क्या है, कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी शक्तियां होती क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं कार्यकारी है क्या। यानी कि जो एक क्या करते हैं कानून बन जाता है उसको व्यवहार में लागू हम कैसे करेंगे, यानी कि राष्ट्रपति है, जो राष्ट्रपति शक्तियां व्यवहार में लागू कैसे होती है काम करने के लिए, जो एक्चुअल में शासन प्रशासन का काम चलता है वो कैसे किया जाएगा। ये भी अपने जीवन में भी देखो, मान के चलो हम सोचते क्या है बहुत ज्यादा है, हम क्या हमारा दिमाग है बहुत ज्यादा सोचता है, लेकिन उसका व्यवहार में कितने प्रयोग हम कर पाते हैं, उसको हम कार्य में कितना लेकर आ पाते हैं, वो चीज क्या होती है कार्यकारी शक्तियां। हम जो सोचते हैं उसको कितना हम कर पाते हैं, तो वही आपको क्या बनाएगा, सक्सेस बनाएगा, जो आपने सोचा और उसको क्या कर दिया, आसानी से कर दिया, कितने तरीके से आप अच्छे तरीके से आप कर रहे हो। सोचने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। तो राष्ट्रपति के पास भी क्या है, कार्यकारी शक्तियां। जैसे आपने देखा होगा क्या शक्ति है, कार्यकारी, यानी कि एक आर्टिकल आपने पढ़ा था आर्टिकल 53, इसमें क्या था, संघ की सारी कार्यपालिका शक्ति। देखो अपने आप आपकी चीजें समझ में आ जाएगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में। लेकिन उन शक्तियों का प्रयोग करेगा कौन, लेकिन उन शक्तियों का प्रयोग करेगा कौन, अधिनिष्ठ, राष्ट्रपति स्वयं करेगा, और साथ में कौन करेंगे, अधिनिष्ठ। अधिनिष्ठ यानी कि मंत्रिमंडल को कौन करेगा, पीएम।
संघ की कार्यपालिक शक्ति किसमें है? राष्ट्रपति। उन शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा? संविधान के अनुसार स्वयं करेगा, और साथ में उसके अधीनस्थ है जो जो कौन है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है। यानी कि एक आर्टिकल आपने देखा है, आर्टिकल 74 कार्य शक्तियों से संबंधित है। इसमें क्या है? देखो, जैसे संघ की कार्यपालिका, ऐसे ही जो आर्टिकल 74 क्या कहता है, अलग से भी हम पढ़ेंगे जब मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे। इसमें क्या है? संघ की एक क्या होगी? मंत्रिपरिषद होगी। यानी कि इसमें क्या कहा गया है? संघ की क्या होगी? एक मंत्री परिषद होगी, और उसका जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? पीएम। उसका अध्यक्ष कौन होगा? पीएम। यानी कि संघ की क्या है? एक मंत्री परिषद है। अब देखते हो हमारे क्या है? संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है? नाममात्र का मुखिया और वास्तविक मुखिया क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। नाममात्र का मुखिया कौन है? राष्ट्रपति है, और जो वास्तविक है मंत्रिपरिषद, और उसका अध्यक्ष कौन होगा? पीएम। ऐसे हमारे क्या चलता है? शासन चलता है। तो क्या करेगा? राष्ट्रपति क्या करेगा? उनकी सलाह से क्या करेगा? कार्य करेगा। यानी कि देखो, कार्य कैसे करेगा बता रहे हैं पहले। कार्यकारी शक्तियां क्या है? सारी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास है, लेकिन अधिनिष्ठों की सहायता से करेगा। और 74 क्या कहता है? जहां से राष्ट्रपति नाममात्र बनता है, वो संविधान में ही बात लिखी हुई है, आर्टिकल 53 में और 74 में क्या है? 74 में संघ की ये क्या होगी? मंत्रिपरिषद, और इसका अध्यक्ष कौन होगा? पीएम। और जो क्या करेगा? राष्ट्रपति जो कार्य करता है उसमें क्या देगी? वो सलाह देगा। तो अगर और क्या करता है? यानी कि आर्टिकल 75, इसमें क्या है? मंत्री परिषद का गठन किसके बारे में बताया गया है? जो मंत्री परिषद का गठन, जो मंत्री परिषद बनती है उसका गठन किस प्रकार से होता है? मंत्री परिषद का जो गठन होता है वो किस प्रकार से होता है? आपने देखा होगा हमारे क्या है, यानी कि सरकार किसकी बनेगी? अगर सिंपल सा क्वेश्चन हो तो, अगर मैं पूछूं तो, हमारे सरकार किसकी बनती है? यानी कि जिस दल को क्या मिला हुआ हो? लोकसभा में क्या मिल रहा हो? बहुमत मिला हो। लोकसभा में क्या मिल रहा हो? बहुमत। वही जो राजनीतिक दल है वो क्या बना सकता है? सरकार बना सकता है। जैसे आपने देखा होगा बीजेपी को क्या था? बहुमत था। जो इलेक्शन हुए थे 2019 में, अब इलेक्शन होंगे, हो भी रहे हैं। एक चरण के होली है, एक चरण के कल है। तो इन चरणों में जिस भी राजनीतिक दल को क्या मिल जाएगा? ज्यादा से ज्यादा सीटें मिल जाएगी। यानी कि लोकसभा की सीटें कितनी है? 543। इसमें से जिस भी राजनीतिक दल को आधे से एक ज्यादा सीट मिल गई तो उसका क्या जाएगा? बहुमत आ जाएगा, और वो क्या बना लेगा? सरकार बना लेगा। ये तो सिंपल सा है। लेकिन अगर क्या हो जाए, किसी भी राजनीतिक दल को क्या ना मिले? लोकसभा में बहुमत ही ना मिले। यानी जरूरी थोड़ी है, हमारे क्या है? मल्टी पार्टी सिस्टम है, हमारे क्या है? बहुदलीय शासन प्रणाली है। उसमें बहुत सारे क्या है? राजनीतिक दल है, राष्ट्रीय दल है, क्षेत्रीय दल है, गैर मान्यता प्राप्त दल है, बहुत सारे हैं। तो इनमें से क्या हो सकता है? किसी को भी बहुमत ना मिले, तो फिर प्रधानमंत्री कौन बनेगा? या मंत्रिपरिषद कैसे बनेगी? उसका गठन कैसे किया जाएगा? तो उसको गठन करने की पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। यानी कि जब क्या हो जाता है? संसद में किसी भी, यानी संसद में भी, किसमें? लोकसभा में किसी को भी राजनीतिक दल को पूर्ण रूप से बहुमत नहीं मिलता है, तो राष्ट्रपति क्या करता है? वो देखता है जिस भी राजनीतिक दल को, ज्यादातर तो ये माना जाता है सबसे ज्यादा सीटें मिली है, उसी दल के जो नेता को क्या बना देता है? पीएम। यानी कि देखो, हमारे काम कैसे चलेगा? हमारे लिए क्या होने जरूरी है? मंत्रिपरिषद और पीएम बनना जरूरी है। तो उसके लिए अगर किसी को बहुमत नहीं मिलेगा तो कौन प्रयोग करता है अपनी शक्ति का? राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए क्या करता है? किसी भी राजनीतिक दल को क्या बना देता है? प्रधानमंत्री बना देता है। लेकिन ज्यादातर यही देखा जाता है, जिस भी क्या राजनीतिक दल को ज्यादा सीटें मिली हैं तो उसको क्या करना है? पीएम बना दिया जाता है। फिर इसको क्या करना पड़ता है? अपना बहुमत स्थापित करना पड़ता है लोकसभा में, तभी वो क्या कर सकता है? सरकार बना सकता है। और कई बार क्या होता है? सरकारें चल रही होती है तो बीच में कोई पार्टी अपना समर्थन वापस ले लेती है, तो समर्थन वापस ले लिया तो फिर क्या हो गया है? लोकसभा से बहुमत फिर चला गया राजनीतिक दल का। तो फिर उसके बाद क्या होगा? या अविश्वास प्रस्ताव आप देखते हो, अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर सरकारें गिर जाती है, तब भी किसके पास पावर है?
राष्ट्रपति के पास पावर है क्या करने की, अपने कार्य कैसे किए जाएंगे, किस आधार पर कार्य करेंगे, वो कौन डिसाइड करेगा, फिर राष्ट्रपति। यानी कि आर्टिकल 53 कार्यकारी शक्ति के बारे में बताता है, 74 बताता है, 75 बताता है, और एक आर्टिकल है 78 हमने एक बार और पढ़ने हैं, जब हम क्या करेंगे, मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे और प्रधानमंत्री पढ़ेंगे। एक बार यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, इससे संबंधित है क्या 78। इसमें क्या है, राष्ट्रपति क्या कर सकता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से किसी भी विषय पर क्या मांग सकता है, यानी कि आप बताओ भी, आप कोई भी विषय लेकर आ रहे हो या कोई भी कानून है, उससे बात पूछ सकता है, कोई भी क्या कर सकता है, विचार विमर्श कर सकता है, ये कह सकता है भी जो आप काम कर रहे हो मेरे पास इसको भेजो। यानी कि राष्ट्रपति के पास पावर है, जो पीएम क्या कर रहा है, काम कर रहा है, उसको अपने पास मंगवा सकता है कि क्या करने के लिए, उसकी जांच भी किस प्रकार से आप काम कर रहे हो। यानी कोई भी पार्टी कोई भी कानून लेकर आती है या पूछ लेगा भी देश में कैसी परिस्थितियां चल रही है, तो ये भी किसके पास पावर है, राष्ट्रपति के पास, क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट कौन है, राष्ट्रपति। तो ये क्या है, कार्यकारी शक्तियां। और इसमें आती है नियुक्तियां। आप क्या देखते हो, जो एक देश में बड़े बड़े पदों पर क्या की जाती है, नियुक्तियां की जाती है, बड़े बड़े पदों पर क्या की जाती है, नियुक्तियां की जाती है। तो नियुक्तियां करने का भी आधार, यानी कि नियुक्ति करने का राइट भी किसके पास है, जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, जो बड़े बड़े, जैसे मान के चलो नेता भी है या एमपीज भी है, उनको जैसे एमपी जीत के आगे है, अब मंत्री कौन बनेगा, उसको नियुक्त कौन करेगा, उसके बारे में बताया गया है। जैसे नियुक्तियां, यानी कि नियुक्तियां कैसे की जाती है या नियुक्तियां किसके द्वारा की जाती है, वो कौन कौन सी पावर रखता है, राष्ट्रपति। जैसे कौन सी पावर होगी, जैसे एक तो यही लगा लो, पीएम को क्या करना है, नियुक्त। यानी कि पीएम का क्या होता है, नियुक्ति होती है, चुनाव नहीं होता है। अब ज्यादातर क्या देखते हैं, इसमें कंफ्यूज रहते हैं, राष्ट्रपति का तो क्या होता है, नियुक्ति होती है, और पीएम का क्या होता है, चुनाव। ऐसा नहीं है, पीएम की क्या होती है, नियुक्ति, और राष्ट्रपति का क्या होता है, चुनाव। वो हम पढ़ चुके हैं कैसे कैसे चुनाव होता है, जो अच्छे से समझेगा उसको समझ में आ जाएगी चीजें। पीएम का क्या होगी, नियुक्ति, तो नियुक्ति करेगा कौन, राष्ट्रपति। यानी कि एमपी का चुनाव होता है, किसी भी सीट से खड़ा होगा वो, लोकसभा की सीट 543 में से, और जब वो जीत के आ जाएगा तो पार्टी डिसाइड करेगी भी हमारा नेता ये होगा, यानी कि हमारा प्रधानमंत्री ये होगा, तो राष्ट्रपति क्या कर देता है, उसको नियुक्त कर देता है। और इसी प्रकार से जो मंत्री बनते हैं, मंत्री, मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति। लेकिन वो किसके कहने पर करता है, पीएम के कहने पर वो क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। यानी कि जो मंत्री बनाए जाते हैं, उन मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। लेकिन समय नहीं करेगा, किसके कहने पर, पीएम के कहने पर। फिर आपने एक देखा होगा आर्टिकल 76 में, महान्यायवादी, महान्यायवादी, यानी कि जो अटॉर्नी जनरल होता है, उसकी भी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। ये अलग से हम पढ़ेंगे 76 क्या है, ठीक है। कैग, कैग है, कंट्रोलर ऑफ अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसकी भी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कई बार तो यहीं से क्वेश्चन आते हैं भी, इसकी नियुक्तियां कौन करते हैं, इनके आर्टिकल पूछ लेते हैं। और किसकी नियुक्तियां करता है, जैसे आपने देखा यूपीएससी, यूपीएससी के जो चेयरमैन है या सदस्य है, आर्टिकल 316, उसके तहत भी उनकी नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, आपने देखा होगा एससी है, एसटी है, या ओबीसी आयोग के जो सदस्य हैं, उनकी भी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जैसे आर्टिकल 338 में है, इसका जो बनाया गया, अलग अलग बना दिए अब तो, ये आर्टिकल 338 ए में है, ये ओबीसी आयोग अलग से बना दिया है आर्टिकल 338 बी। ये तो इसके लिए तो अमेंडमेंट भी किया गया था 2018 में, 102 संविधान संशोधन, इसके तहत किया जाता है। अच्छा, राज्यपालों की क्या की जाती है, नियुक्ति, ये भी किसके द्वारा की जाती है, राज्यपालों की। यानी कि क्या होते हैं, राज्यों के लिए क्या नियुक्त किए जाते हैं, राज्यपाल, उनकी नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करेगा। आर्टिकल 155, यानी कि काम को कैसे करवाना है, यानी कार्यकारी शक्तियों में नियुक्तियां होगी तभी तो काम करेगा वो। यानी कि हटाने का अधिकार भी इसी को, और नियुक्त करने का अधिकार भी किसको है, राष्ट्रपति को है। और किसकी की जाती है, जैसे सीजीआई को शपथ दिलवाना है, वो भी कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, आर्टिकल 124 में। ठीक है, तो ऐसी ऐसी बहुत सारी नियुक्तियां, जैसे ये आप एक और देख लो आप,
इंटर स्टेट काउंसिल जो बनती है, इंटर स्टेट स्टेट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल 263। इंटर स्टेट काउंसिल क्या होती है? अंतर राज्य परिषद जिसको बोला जाता है। भी जब क्या हो जाता है, केंद्र और किसी राज्य के बीच में कोई विवाद हो जाता है, उस विवाद को सुलझाने के लिए किसकी स्थापना की जाती है? इंटर स्टेट काउंसिल की। वो भी इसकी भी स्थापना कौन कर सकता है? राष्ट्रपति करेगा। एक आपने देखा होगा वित्त आयोग, वित्त आयोग आर्टिकल 280, इसके भी क्या करता है? 5 वर्ष के लिए, यानी कि यह करता है प्रत्येक वर्ष में क्या लेकर अपनी वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। वो भी कौन बताएगा? राष्ट्रपति क्या करेगा? इसकी नियुक्ति करेगा। और राष्ट्रपति के पास क्या रहता है? अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, फिर वो किसके सामने रखते हैं? संसद के सामने रखते हैं। आर्टिकल 280, यानी कि नियुक्तियां, जितनी बड़ी बड़ी नियुक्तियां वो किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये थी क्या थी? राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां, कैसे उनको किस प्रकार से शक्तियां मिली हुई है। आगे हम देखते हैं विधायी शक्ति। विधायी शक्ति, विधायी शक्तियां, राष्ट्रपति को विधायी शक्तियां कौन कौन सी प्राप्त है? जैसे क्या है, आपने देखा होगा। अच्छा, क्या होता है, एक बात यहाँ समझो, राष्ट्रपति क्या है? कार्यपालिका का प्रमुख है, और उसको शक्तियां कौन सी प्राप्त है? विधायी शक्तियां ही प्राप्त है। ऐसा क्यों है भाई? ऐसा क्यों है भाई? वो कार्यपालिका का भी प्रमुख है, और क्या है, उसको विधायी शक्तियां भी दी गई है। विधायी शक्तियां यानी कानून बनाने से संबंधित शक्तियां दी गई है। वो क्यों दी गई है? क्योंकि आपने देखा होगा आर्टिकल 79 है, जो क्या कहता है, यानी कि जो संसद के बारे में बताता है, और जो संसद है वो किससे मिलकर बनी है? लोकसभा है, राज्यसभा है, और राष्ट्रपति है। यानी कि संसद का क्या है? भाग है कौन? राष्ट्रपति। यानी इनसे मिलकर क्या बनती है? संसद बनती है। तो फिर ऐसा क्यों है भी? क्या दिया गया है? विधायी शक्तियां भी राष्ट्रपति को दी गई है। इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि भारत में कैसी शासन प्रणाली है? संसदीय शासन प्रणाली। और संसदीय शासन प्रणाली जहां होगी वहां पर क्या होगा? कार्यपालिका और विधान पालिका का आपस में क्या होगा? संबंध होगा। यानी कि क्या होती है? कार्यपालिका विधान पालिका के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। तो इस वजह से राष्ट्रपति को विधायी शक्ति भी प्राप्त है। तो आप देखते हो इसमें क्या काम करता है? कोई भी राष्ट्रपति क्या कर सकता है? स्तर का, यानी कि दोनों हुई सदनों के स्तर को क्या कर सकता है? आह्वान कर सकता है। आह्वान यानी कि बुला सकता है भी क्या हुआ है, अब स्तर नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति को लगे ऐसी परिस्थितियां आ गई तो क्या बुलाया जाना चाहिए? स्तर बुलाना चाहिए। तो क्या कर सकता है? बुला सकता है। सत्रावसान कर सकता है। सत्रावसान क्या कर सकता है? राष्ट्रपति सत्रावसान, यानी कि शासन को खत्म कर सकता है। यानी कि अब क्या हो गया? इसकी डेट को क्या किया जा रहा है? खत्म किया जा रहा है। खत्म कर देगा या क्या कर देगा? विघटन। अच्छा, विघटन किसका होगा? ये बात समझने की है। विघटन हो सकता है लोकसभा का, राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता, क्योंकि राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है, और लोकसभा क्या है? एक अस्थायी सदन है। इसका समय से पहले भी विघटन किया जा सकता है। और विघटन करने की भी पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। बुलाने की किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। सत्रावसान यानी जो शासन चला उसको खत्म करना, बुला भी लेगा, खत्म भी कर देगा किस? कौन? राष्ट्रपति। और विघटन भी कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। जैसे आर्टिकल 85, 85 ये बात कहता है। लेकिन एक बात है, क्या राष्ट्रपति जो शासन है उसको स्थगित कर सकता है? देखो, स्थगित होना और स्त्रावासन में होना फर्क है। स्त्रावासन तो क्या है? खत्म ही हो गया, अब आगे बैठेगा। क्या स्थगित कर सकता है? स्थगित और स्त्रावासन में क्या है? फर्क है। तो क्या फर्क है? राष्ट्रपति के पास ये अधिकार नहीं है भी क्या कर सके? वो शासन को स्थगित कर सके। इसको स्थगित कौन कर सकता है? अगर लोकसभा में करना है तो स्पीकर, स्पीकर के पास है। जैसे आपने देखा, जब भी कार्यवाही चलती है शासन की, तो शासन की कार्यवाही चलेगी तो क्या कर लिया जाता है? स्पीकर कहता है निश्चित काल के लिए सदन को स्थगित किया जाता है, या अनिश्चित काल के लिए। दोनों ही हो सकते हैं। निश्चित काल के लिए हो सकता है जिसमें टाइम बता दे भी हम 1 घंटे के बाद हम बैठेंगे, दोबारा से मीटिंग करेंगे, नहीं दोबारा से सदन में आएंगे। या ये कह देगा अनिश्चित काल। अनिश्चित काल का मतलब अब पता नहीं कब बैठेंगे, तब जब ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? फिर स्पीकर, जब अगली सदन अगला सेशन स्टार्ट होगा। यानी कि निश्चित काल के लिए भी हो सकता है, अनिश्चित काल के लिए भी हो सकता है। स्थगित कौन कर सकता है? लोकसभा का स्पीकर।
और राज्यसभा में जो सभापति होता है, सभापति, उसको ही राइट है क्या करने का, स्थगित करने का। राष्ट्रपति के पास पावर नहीं है। राष्ट्रपति सिर्फ क्या कर सकता है, आह्वान कर सकता है, स्तर का स्तरावसान कर सकता है और विघटन कर सकता है, लेकिन स्थगित जो कौन कर सकता है, लोकसभा का स्पीकर और राज्यसभा का सभापति। तो क्वेश्चन यहीं से आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे आएगा, जो सदन की जो कार्यवाही चल रही है उसको स्थगित करने का अधिकार किसके पास है। तो क्या होगा, अगर लोकसभा है तो कौन करेगा, स्पीकर, और राज्यसभा में कौन है, सभापति। ठीक है, तो और क्या है, और विधायी शक्ति क्या है, आर्टिकल 86 में ही क्या है, वो क्या दे सकता है, सदनों में, यानी कि जो संसद के जो सदन है, सदनों में क्या दे सकता है, अभिभाषण दे सकता है। अभिभाषण कैसी पावर है, अभिभाषण, यानी कि वहां पर बोल सकता है, अपना भाषण दे सकता है, और क्या कर सकता है, संदेश भेज सकता है। क्या कर सकता है, संदेश भेज देगा। ये किसी भी मामले पर कोई कार्यवाही चल रही है तो वहां भेज देगा अपना संदेश, भी क्या कार्यवाही चल रही है, कैसे चल रही है, उसके क्या कर सकता है, संदेश भेज सकता है। आर्टिकल 86 में अभिभाषण दे सकता है, संदेश भेज सकता है। और आर्टिकल 87, यानी कि 3 आर्टिकल है ये, आर्टिकल 85, 86 और 87, तीनों इकट्ठे पढ़ो क्या होगा। 85 में क्या है, सत्र को क्या करना, आह्वान करना, बुलाना, स्तरावसान करना और विघटन करना। 86 में क्या है, सदनों को क्या करना, अभिभाषण करना, किसी भी सदन में जाके क्या कर सकता है, बोल सकता है, और कोई भी संदेश भेज सकता है, कौन, राष्ट्रपति। 87 में है विशेष अभिभाषण, विशेष अभिभाषण का अधिकार है किसके पास, राष्ट्रपति के पास। ये चीज समझने की है, विशेष अभिभाषण, देखो अभिभाषण तो यहाँ भी कर सकते हैं, तो ये विशेष क्यों लिखा हुआ है, इसके लिए आर्टिकल क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें क्या है, जब भी क्या होगा, लोकसभा का साधारण क्या होता है, चुनाव होता है, यानी कि जैसे अब चुनाव है, अब चुनाव हो रहे हैं, अब चुनाव होने के बाद जब क्या होगा, सत्र चलेगा, यानी कि जब पहला स्तर चलेगा, यानी कि सेशन जो चलेगा, उसमें पहला अभिभाषण, यानी कि सत्र की शुरुआत किससे होगी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। यानी कि सत्र की शुरुआत जो होगी कौन करेगा, राष्ट्रपति। यह विशेष क्या है, इसका अभिभाषण है, यानी कि असेंबल टुगेदर बोलते हैं इसको, यानी कि दोनों सदनों को क्या किया जाएगा, इकट्ठा बिठाया जाएगा। अच्छा, दो चीज होती है, असेंबल्ड, असेंबल्ड टुगेदर, टुगेदर, और एक होता है ज्वाइंट सेशन, ज्वाइंट सेशन। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। असेंबल्ड के दोनों को इकट्ठा बैठेंगे, यहाँ पर भी इकट्ठा ही बैठते हैं, लेकिन यहाँ पर जो होता है, जब कब बैठेंगे इकट्ठा, जब क्या हो जाएगा, संसद, यानी कि जब लोकसभा का चुनाव होगा, साधारण चुनाव होने के बाद क्या किया जाएगा, पहला जो स्तर होगा उसमें क्या देगा, राष्ट्रपति अपना विशेष अभिभाषण देगा, और जो अभिभाषण दिया जाता है वो तैयार कौन करेगा, मंत्री परिषद के द्वारा क्या किया जाएगा, उसके अभिभाषण को तैयार किया जाएगा। यानी कि इसमें बताता है कि जो ये सरकार चुन के आई है उसको किन किन कार्यों को ध्यान में रखते हुए क्या करेगी, एक देश में काम करेगी, किसके बारे में बताता है, जब भी ये स्तर चलेगा, यानी कि पहला स्तर होगा जब क्या होने के बाद, साधारण चुनाव होने के बाद, पहला जो चुनाव हो रहा है उसके बाद राष्ट्रपति क्या देगा, अपना विशेष अभिभाषण देगा, असेंबल टुगेदर करके, यानी दोनों सदनों को इकट्ठा बिठाकर। और क्या कब देता है ये, और देता है जब साल का पहला सेशन स्टार्ट होना है। जैसे मान के चलो हमारे क्या होता है, बजट स्तर स्टार्ट होता है, तो बजट स्तर जब स्टार्ट होता है उससे पहले राष्ट्रपति के द्वारा क्या दिया जाता है, अभिभाषण दिया जाता है। आपने देखो बजट सेशन जब भी चलता है, साल का पहला, यानी कि साल का पहला जो क्या होगा, स्तर होगा, जब सेशन चलेगा उसमें भी किसका अभिभाषण होगा, विशेष अभिभाषण राष्ट्रपति का। देखो दो चीजें हैं, एक तो क्या होगा, जब साधारण चुनाव होने के बाद पहला स्तर चलेगा, यानी कि अब क्या है, जैसे जून तक क्या हो जाएंगे, इलेक्शन हो लेंगे, रिजल्ट आ जाएगा, तो जब मानसून स्तर चलेगा तो उसमें जो पहला स्तर होगा तो उसमें कौन अभिभाषण देगा, राष्ट्रपति। और जब क्या हो जाएगा, अगली साल आएंगे उसमें जो बजट स्तर आएगा, उसको पहला साल का पहला जो सेशन चलेगा उसमें भी अभिभाषण कौन देगा,
विशेष अभिभाषण राष्ट्रपति। तो इसमें मैं फर्क बता रहा था, इसमें क्या है असेंबल टुगेदर, तो इस परिस्थिति में आता है ये। तो ज्वाइंट सेशन यानी कि आर्टिकल 108 में जो लिखा हुआ है ज्वाइंट सेशन, ज्वाइंट सेशन जब किया जाता है जब साधारण विधेयक पर, याद रखना क्या बात है, जब साधारण विधेयक पर, साधारण विधेयक पर क्या हो जाता है, दोनों ही सदनों को में क्या हो जाता है, गतिरोध हो जाता है। यानी कि मान के चलो कोई लोकसभा क्या लेकर आई, कोई बिल लेकर आई है, लोकसभा से वो पास हो गया है, साधारण विधेयक है, याद क्या रखना है साधारण विधेयक, और क्या गया है वो राज्यसभा से पास नहीं हुआ है, दोनों में क्या हो गया, गतिरोध हो गया है। तो फिर राष्ट्रपति क्या करेगा, दोनों ही बैठकों को क्या कर लेगा, संयुक्त बिठा लेगा, इकट्ठा बिठा लेगा, और जब वोट की वहां पर क्या की जाएगी, वोटिंग की जाएगी, और वोटिंग के बाद जिसमें ज्यादा बहुमत आ जाएगा तो क्या जाएगा, बिल पास हो जाएगा। अगर बहुमत पक्ष में ज्यादा वोट पड़ गए तो पास हो जाएगा, और विपक्ष में ज्यादा वोट पड़ गए तो क्या हो जाएगा, वहीं पर रद्द हो जाएगा। तो ये किस मामले में है, साधारण विधेयक में। एक बात याद रखना, जो संविधान में क्या करना होता है, संशोधन करना होता है, संविधान में अगर क्या करना है, संशोधन करना है, उसके लिए क्या नहीं हो सकता, संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। अगर कोई ऐसा विधेयक है जो संविधान में संशोधन करना, तो उसके लिए संयुक्त बैठक नहीं हो सकती, उसके लिए लोकसभा और राज्यसभा से क्या करना पड़ेगा, अलग अलग पास करवाना पड़ेगा। अभी तक हमारे क्या है, 3 बार ही ज्वाइंट सेशन हुआ है हमारे, एक तो दहेज के मामले में हुआ, एक बैंकों का राष्ट्रीयकरण से संबंधित था, और एक था आतंकवाद को लेकर। तभी ऐसे कोई बिल थे जिसके ऊपर ज्वाइंट सेशन हुआ नहीं था, और नहीं हुए, 3 ही बार बैठ के बैठी है। तो क्या है, साधारण विधेयक में जब गतिरोध हो जाता है तो ज्वाइंट सेशन होता है, और जब संविधान में संशोधन करना हो तब ज्वाइंट सेशन नहीं किया जा सकता। और जो असेंबल टुगेदर हो क्या होगा, जब क्या होता है, साधारण चुनाव का पहला स्तर होता है तब बुलाया जाता है, और जब क्या होता है, बजट स्तर की शुरुआत होती है तो तब बुलाया जाता है। तो ये क्या है, राष्ट्रपति की कौन सी पावर है, विधायी शक्ति क्या करने की, संसद में विशेष अभिभाषण देने की। और क्या पावर है, एक आपने पावर पढ़ी होगी आर्टिकल 111, आर्टिकल 111 वीटो पावर। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि पिछली क्लास में इसके बारे में सारा बता चुका है वीटो पावर क्या है। एक आपने कल ही जो मैंने बताया आपको आर्टिकल 123 यानी कि अध्यादेश, ये भी कैसी पावर है, ये भी कैसी पावर है, विधायी पावर यानी कि वैधानिक पावर। आर्टिकल 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसकी है, राष्ट्रपति की। इसके बारे में डिटेल से हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ये क्या करता है राष्ट्रपति, और क्या पावर है, संसद में क्या करता है, कुछ सदस्यों को क्या करता है, मनोनीत करता है, मनोनीत। एक क्या पावर है, कुछ सदस्यों को क्या किया जाता है, संसद में मनोनीत किया जाता है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो आपने देखा जो हमारे ऐसा सिस्टम रखा गया, हमारे संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है, जब क्या हो जाता है, लोकसभा, जैसे अगर मैं बात करूं तो लोकसभा और राज्यसभा, इसके सदस्य है 543, इसके सदस्य है टोटल 245। देखो क्या होता था, लोकसभा में क्या था, 2020 से पहले, 2020 से पहले, और जब तक 104 संशोधन नहीं कर दिया गया था, तो यहाँ पर 2 पद होते थे, जो 2 पद होते थे एंग्लो इंडियन के, एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन के क्या होते थे, पद होते थे 2, यानी कि 2 सदस्यों को क्या किया जाता था, मनोनीत किया जाता था, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन क्या कर दिया गया, 104वां संविधान संशोधन करके 2020 में जो ये 2 थे उनको क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया। अब देखो मैंने ऐसे लिखा है 543 टोटल, अगर सदस्य संख्या पूछा जाए तो लोकसभा कितनी है वर्तमान में, 543। एंग्लो इंडियन किनको बोला जाता था, एंग्लो इंडियन उनको बोलते थे जिनका पिता का या दादा का संबंध किससे रहा हो, ब्रिटेन से रहा हो, और उसकी जो माता है वो क्या हो, इंडियन हो, तो उनको क्या बोला जाता है, एंग्लो इंडियन बोला जाता। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, इन पदों को क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया गया है। अब इसमें है, राज्यसभा में अभी भी है, क्या है, जो 12 सदस्य हैं, जो क्या है, अभी भी 12 सदस्य क्या किए जाते हैं, राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। वो मनोनीत कैसे किए जाते हैं, जो व्यक्ति कला में जिसने अच्छी भूमिका निभाई है, कला में, विज्ञान में, विज्ञान में,
साहित्य में, साहित्य में, वह समाज सेवा में, वह समाज सेवा में। अगर किसी ने अच्छी भूमिका निभाई है तो क्या किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा उन 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। यानी कि इसमें से 233 का क्या होता है, चुनाव होता है, और 12 सदस्यों का क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। ये भी मनोनीत करने की पावर भी किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। और ये कैसी पावर है, विधायी पावर है। यानी कि क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाएगा, विधायी पावर कौन सी है इनमें से, विधायी पावर कौन सी है, क्या करने की, स्तर को आह्वान करने की, स्तर अवसान करने की, विघटन करने की। क्यों है, क्योंकि राष्ट्रपति क्या है, साफ साफ लिखा हुआ है आर्टिकल 79 में क्या है भी, वो क्या है, संसद का क्या एक पार्ट है। और कौन सी है, विटो, ये पूछ लेंगे विटो पावर कैसी पावर है, ये पूछ लेते हैं। या जो अध्यादेश है वो कैसी पावर है, न्यायिक पावर है या विधायी पावर है या कार्यकारी पावर है, क्वेश्चन ऐसे आएंगे इसमें। तो उसके बाद है वित्तीय पावर। वित्तीय पावर क्या, राष्ट्रपति को क्या वित्तीय पावर मिली हुई है, वित्तीय शक्तियां, वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियां कौन कौन सी है, जैसे आपने देखा होगा जो आर्टिकल 112 है जिसमें लिखा हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, जैसे आम भाषा में आप क्या कहते हो, बजट, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण। यानी कि बजट सर जब भी होता है, या जो धन बिल आता है, धन बिल से संबंधित जो पावर है वो क्या की जाती है, या जो धन बिल है वो कब पेश किया जाएगा, जब राष्ट्रपति की क्या ले ली जाएगी, पूर्व सहमति ले ली जाएगी, तब भी क्या किया जा सकता है, वो संसद में पेश किया जा सकता है, अन्यथा पेश नहीं किया जा सकता। और ये जो बिल है वो कहाँ पर पेश किए जा सकते हैं, सिर्फ लोकसभा में पहले पेश किए जाएंगे, राज्यसभा में बाद में पेश होंगे। और क्या है, जैसे आप देखते हो वित्त आयोग का गठन कर देगा, वित्त आयोग के क्या लेता है, यानी कि वार्षिक आधार पर रिपोर्ट लेता है, फाइनेंशियल कमीशन है जो। और कैसी पावर है, कैग है, कैग भी क्या करता है, अपनी जो वार्षिक रिपोर्ट होती है वो किसके पास रखता है, राष्ट्रपति के। यानी कि वो कैग जो रिपोर्ट देगा किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। और राष्ट्रपति फिर क्या करेगा, उस रिपोर्ट को आगे संसद में रखवाएगा। यानी कि कैग वो सीधे ही क्या नहीं कर सकता, संसद में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर सकता, वो किसको देगा, पहले राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति फिर किसको, किस में रखवाएगा, संसद में। क्योंकि ये देखा जाता है भी हर एक मिनिस्ट्री में वे किसको कितने धन की जरूरत है, और जो धन दिया गया था बजट में, जो धन दिया गया क्या उसका सही प्रयोग हुआ है, कितना प्रयोग हुआ है, कितना प्रयोग नहीं हुआ है, इन सब चीजों के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो क्या है, वित्तीय शक्तियां है। और क्या है, न्यायिक शक्ति। क्या राष्ट्रपति को न्यायिक शक्ति है, न्यायिक शक्ति, जैसे आप देखते हो न्याय करना काम किसका है, कोर्ट का है। मान लिया क्या रखा है, अलग से कोर्ट बना रखी है, लेकिन क्या राष्ट्रपति भी न्याय करता है। तो आपने जिसको ये अच्छे से समझा होगा चीजों को तो वो बता देगा कैसे न्याय करता है। क्योंकि राष्ट्रपति के पास कैसी पावर है, अक्षमादान की शक्ति। यानी कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है, कुछ मामलों में क्षमादान भी करता है। तो उसके बारे में बताया था 5 जो पावर है वो पढ़ लेना, वो देख लेना क्या सी शक्ति है, ये न्यायिक शक्ति है। अच्छा, क्या सैन्य शक्तियां है, सैन्य शक्ति ये भी है। सैन्य शक्ति कैसी है, आपने देखा होगा जो राष्ट्रपति होता है और तीनों ही सेनाओं का सर्वोच्च क्या होता है, सेनापति। यानी कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति क्या होगा, सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति भी क्या है, राष्ट्रपति के पास है सैन्य शक्ति। तो सैन्य शक्ति में कौन सी पावर है, तो आपने देखा जो तीनों ही सेनाओं का, तीनों सेनाओं का, तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति होता है, जो सर्वोच्च सेनापति होगा वो कौन होगा, राष्ट्रपति। यानी कौन होगा, राष्ट्रपति। जैसे आपने देखा भी होगा आर्टिकल 352 भी लिखवा दिया गया था बाद में 44 अमेंडमेंट के तहत, सशस्त्र विद्रोह से भी अगर कहीं आ जाती है, स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तब भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है। यानी कि हमारे क्या है, संविधान ऊपर है, कोई सैनिक तानाशाही यहाँ पर नहीं आ सकती है। उन तीनों सेना, हमारी तीनों सेना की जल सेना, स्थल सेना यानी थल सेना और जो वायु सेना है,
उसके ऊपर तीनों का कंट्रोल किसका रहता है? राष्ट्रपति का रहता है। ठीक है। और क्या पावर है? कूटनीतिक पावर, कूटनीतिक शक्तियां, ये भी किसकी है? राष्ट्रपति के पास है। जैसे आपने देखा होगा दूसरे देशों से क्या जाते हैं? जो राजदूत आते हैं या जो उच्चायुक्त, देखो दो है चीजें, उच्चायुक्त, उच्चायुक्त इसको हाई कमिश्नरी बोलते हैं या इसको अम्बेसडर बोलते हैं। यानी कि ये आएंगे राजदूत, हमारे क्या होता है जो उच्चायुक्त इसको बोला जाता है, जो कभी ना कभी जो क्या है ब्रिटेन के क्या रहे हैं, ऐसे देश गुलाम रहे हैं, और उनके जो व्यक्ति क्या आते हैं एक दूसरे में आते हैं। तो क्या करने के लिए राजदूत इसलिए आते हैं, इसलिए आते हैं भी हमारे क्या है, जैसे क्या हुआ ये इंडिया है, ये इंडिया है और ये यूएसए है, तो इसमें क्या किया जाएगा, यहाँ पर किसका ऑफिस होगा? अमेरिका से कोई भी राजदूत रह सकता है, और यूएसए में क्या होगा? इंडिया का रहेगा। तो यहाँ पर जो यूएसए का रह रहा है अम्बेसडर है, जो राजदूत रह रहा है, तो वो देखेगा भी इंडिया में किस प्रकार की नीतियां चल रही है, यानी कि अमेरिका को उनसे क्या बेनिफिट हो रहा है, क्या बेनिफिट नहीं हो रहा है। इस वजह से क्या किया जाते हैं, राजदूत बनाए जाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर कौन होगा? इंडिया का होगा। फिर इंडिया वाला बताएगा भी क्या यूएसए में किस प्रकार की क्या चल रही है, नीतियां चल रही है, यानी कि भारत के प्रति कैसा उनका रवैया है। तो क्या किए जाते हैं? राजदूत, वो भी कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। उच्चायुक्त कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। और इसी प्रकार से क्या करना है, ये तो बुला रहे हैं, और बाद से किसी को क्या करना है, राजदूत भेजना है किसी दूसरे देशों में, तो वो भी कौन भेजेगा? राष्ट्रपति। ये कैसी पावर है? कूटनीति शक्तियां। और क्या है, जैसे किसी भी देश के साथ क्या करना है, संधि करनी है, संधि करनी है, या कोई भी क्या करना है, समझौता करना है, कोई भी संधि करनी है, समझौता करना हो, किसके नाम पर होगा? राष्ट्रपति के नाम पर, क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट कौन है? हेड ऑफ द स्टेट कौन है? राष्ट्रपति। तो ये थी राष्ट्रपति की क्या शांतिकालीन शक्तियां। तो क्या है, बहुत ज्यादा क्या दी गई है, राष्ट्रपति को शांतिकालीन शक्तियां दी गई है। लेकिन एक बात याद रखना, इन शक्तियों का प्रयोग वो समय नहीं करता, वो किसके कहने पर करता है? मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री के कहने पर करता है। इस वजह से क्या है, हमारा जो राष्ट्रपति है वो कैसा है? नाम मात्र का राष्ट्रपति है। हाँ, एक देखते हैं स्वविवेक की शक्तियां। स्वविवेक की शक्तियां का मतलब ये है भी जब राष्ट्रपति समय अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है, तो इसमें हो सकता है जैसे मैंने बताया था भी किसी भी राजनीतिक दल को क्या ना मिले, बहुमत ना मिले, तो क्या कर सकता है, अपनी मर्जी से किसी को भी नेता या प्रधानमंत्री बना सकता है। अविश्वास प्रस्ताव ऐसा आ जाए तो सरकार गिर जाए तो अब अपने पास पावर ले लेता है। ठीक है, तो ये क्या होती है? स्वविवेक शक्तियां। लेकिन ज्यादातर जो पूछी जाती है इनमें से क्या क्या है, पूछी जाती है कार्यकारी शक्तियां पढ़ी हमने, विधायी शक्तियां पढ़ी हमने, वित्तीय शक्ति पढ़ी हमने, न्यायिक शक्ति, सैन्य शक्ति और कूटनीतिक शक्ति। तो ये थी शांतिकालीन शक्तियां राष्ट्रपति की। संकटकालीन शक्तियां क्या करेंगे हम कल। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे हम कल। बहुत बहुत धन्यवाद।